Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study about the short answer questions of chapter number 11 heat and thermodynamics. हम इसके short answer questions जो हैं उनको study करेंगे, उनको किस तरह से write up करना है और उनके answers भी देंगे, उनको समझेंगे भी कि आपने उसको किस तरह से attempt करना है. So जो smart syllabus में included questions हैं मैंने उनके ऊपर right mark लगा दिए. हमने सिर्फ वही questions जो हैं वो attempt करने हैं. तो सबसे पहले question number 11.1. Why is the average velocity of the molecules in a gas zero, but the average of the square of the velocities is not zero? So, according to kinetic molecular theory of the gases, there are the large number of the molecules which are in random motion. आपने देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पर खड़े तो नहीं होते, वो रैंडम मोशन में होते हैं, zigzag मोशन में, जिसको आप ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं. And due to the random motion of the molecules, the number of the molecules on the average moving in any one direction with certain velocity is equal to the number of the molecules moving on the opposite direction with the same velocity. तो हम उसकी रैंडम मोशन की वजह से अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कह रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट अगर हम कंसीडर कर ले कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसी तरीके से 10 मॉलिक्यूल्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. सो देयर एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसी तरह पॉजिटिव जी डायरेक्शन में और नेगेटिव जी डायरेक्शन में जब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो हम उनका एवरेज जो है वो वेलोसिटीज का वो जीरो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है. जब आप एवरेज लेते हैं तो सम करते हैं ना वैल्यूज का, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का जब सम होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज आप करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज देयर वेक्टर सम विल बी जीरो, यानी वी प्लस और माइनस वी जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा. बट वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करने से ये जो माइनस वी है ये भी आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा. प्लस वी तो वी स्क्वायर बनेगा ही, माइनस वी भी वी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा. सो द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो भी पॉजिटिव होती है. देयरफॉर वी कैन टेक द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज, इट विल नॉट बी जीरो. और उसका जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि वी का स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस और माइनस वी का स्क्वायर भी प्लस वी स्क्वायर होगा, विच इज नॉट जीरो. तो ये इसका आंसर था. आई होप आपने इसको देख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी जो पॉइंट हमने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है. नाउ मूव ऑन टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2. Why does the pressure of the gas in a car tire increases when it is driven through some distance? जब आप कार को ड्राइव करते हैं तो उसको कार को ड्राइव करने से वो जो कार के टायर्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर क्यों इंक्रीज कर जाता है. अब हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था प्रेशर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साथ और टेम्परेचर के साथ. ये बात बिल्कुल जब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट में शुरू में हमने देखे थे तो हमने देखा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बेसिकली टेम्परेचर के. इसका मतलब है इन तीनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का. सो व्हेन अ कार इज ड्रिवन ऑन द रोड थ्रू सम डिस्टेंस देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. आपको पता है रोड के दरमियान में और टायर्स के दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स होती है. ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द टायर हीट्स अप, वो हीटअप हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड द गैस इनसाइड द टायर. तो जब वो हीटअप होगा, टायर हीटअप होगा तो उसके अंदर जो गैस है वो भी हीटअप हो जाएगी. वर्क डन बाय द कार इज कन्वर्टेड इनटू द हीट व्हिच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन अ टायर. और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो कार वर्क डन कर रहा है उसके नतीजे में वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, जो कि टायर के अंदर जो गैस मौजूद है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है. और टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपने देखा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी उस गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करेगी, उनकी रैंडम मोशन इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो इसका मतलब है रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल आपका पहला टॉपिक था, लॉन्ग टॉपिक जो हमने पढ़ा था. हेंस प्रेशर ऑफ द गैस इज इन अ कार टायर इंक्रीजेस, इसलिए उसका प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करेगा. ये 11.2 क्वेश्चन था. 11.3 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो हम ना ही 11.4 है, तो हम आगे चलते हैं 11.5 की तरफ. So specific heat of the gas at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume. इसका why? इसका रीज़न मैंने जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, जब हमने डेरिवेशन की थी Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो उस वक्त भी मैंने ये रीज़न बताया था और मैंने कहा था ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी है. इसको हम दोबारा देखते हैं कि व्हेन अ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड ओनली इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी. जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम यानी उसका पिस्टन फिक्स कर देते हैं ना, फिर वर्क डन जीरो हो जाता है.
जब वर्क डन जीरो हो जाता है तो वो जो हीट सप्लाई आप उसको देते हैं वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है, दैट इज द टेम्परेचर, बिकॉज द पिस्टन इज फिक्स्ड सो नो एक्सटर्नल वर्क इज डन टू एक्सपैंड द गैस। यानी कि वर्क डन उस वक्त जीरो हो जाता है जब आप उसके वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, उसकी लिड, उसका पिस्टन फिक्स कर देते हैं। द टोटल हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो फिर वो जो टोटल हीट है वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है या उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। बट व्हेन अ गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन टू वेज। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करते हैं तो फिर उसके दो तरीके बन जाते हैं। वो जो हीट सप्लाइड है, सम ऑफ द हीट इज यूज्ड टू डू एक्सटर्नल वर्क, कुछ हीट जो है वो एक्सटर्नल वर्क को काम करने के लिए काम आ जाती है, एंड टू एक्सपैंड द गैस, एंड द रिमेनिंग हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो कुछ हीट वहां पे यूटिलाइज हो जाती है वर्क परफॉर्म करने में, क्योंकि फिर वर्क डन जीरो नहीं होता जब आप उसे कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं तो, और बाकी की हीट जो है वो यूज हो जाती है उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। थस मोर हीट इज रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में। सो द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Cp इज ग्रेटर देन Cv. Cp represents the molar specific heat at constant pressure, whereas Cv represents the molar specific heat at constant volume. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11.6. Give an example of the process in which no heat is transferred to or from the system but the temperature of the system changes. ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें ना कोई हीट एंटर होती है ना कोई हीट लीव कर सकती है सिस्टम से। तो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन आप कह लें, चाहे आप गैस को एक्सपेंड करा लें एडियाबैटिकली रैपिड, या फिर आप उसे कंप्रेस करा लें एडियाबैटिकली। रैपिड कंप्रेशन या रैपिड एक्सपेंशन आप जब उसकी कराते हैं, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती इन टू और फ्रॉम द सिस्टम, ना ही हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। ये मैंने आपको थर्मस फ्लास्क की भी एग्जांपल दी थी इसमें। बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स वाइल ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस। ये जब आपने इसका कार्नट हीट इंजन अभी पढ़ा है उसमें भी आपने देखा कि टेम्परेचर में चेंज आता है। जब आप तेजी से पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं, तो गैस कूल डाउन हो जाती है, और जब आप तेजी से रैपिड कंप्रेशन कराते हैं यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन कराते हैं तो गैस जो है वो हीट अप हो जाती है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है लेकिन उस एक्सपेंशन और कंप्रेशन से कोई हीट सिस्टम के अंदर या बाहर नहीं जा सकती, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना अंदर एंटर हो सकती है ना बाहर जा सकती है। तो ये हमने थर्मस फ्लास्क के केस में भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई थी। तो ये इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने 11.7. Is it possible to convert internal energy into mechanical energy? Explain with an example. Yes, in adiabatic expansion internal energy जो है वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वर्क डन को कहते हैं। तो जब आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं, तेजी से पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और गैस कूल डाउन होती है, तो उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप ये रिलेशन लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में Q तो जीरो होती है क्योंकि ना कोई हीट एंटर होती है ना कोई हीट लीव कर सकती है सिस्टम को। सो Q इज जीरो। जब Q जीरो होगी तो उस वक्त उसका डेल्टा U जो है वो या तो माइनस W के बराबर होगा या W बराबर होगा माइनस डेल्टा U के, या डेल्टा U बराबर होगा माइनस W के। यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको टॉपिक के दौरान लिखवाई थी, क्योंकि या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम से अभी आपको जो सिचुएशन नजर आ रही है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है, क्योंकि वो वर्क डन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है ना। सो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ है, उसमें कमी आके तो वर्क डन हुई है। यानी वर्क डन हुआ ही इंटरनल एनर्जी की कमी की वजह से, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, उसकी वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा। तो ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बट सम इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज इसलिए आया है कि उसकी इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। इसकी एग्जांपल ये है कि पेट्रोल इंजन आप देख सकते हैं। इन पेट्रोल इंजन हॉट गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं एंड द पिस्टन मूव्स, सो इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क। तो ये इसकी एग्जांपल है कि पेट्रोल इंजन में जो हॉट गैसेस है वो जब एक्सपैंड करती हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसके बिहाफ पे वो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अब आ जाते हैं 11.8. Is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere? No. या आपने कैल्विन स्टेटमेंट में भी देखा कि it is not possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere। ये expect की बजाय ये इधर जरा रॉन्ग लिखा हुआ, आप इसको expel करें।
ठीक है, इस स्पेलिंग्स को करेक्ट कर लें यहाँ पे। सो विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो केल्विन स्टेटमेंट थी। नो हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल कैन कन्वर्ट ऑल द हीट सप्लाइड इनटू द वर्क। मैक्सिमम अगर पॉसिबल एफिशिएंसी जो कार्नट हीट इंजन की थी वो 50% थी, उससे ज़्यादा 100 अगर ऐसा हो सकता कि आप बगैर सिंक के काम कर सकते और बगैर हीट एक्सपेल किए एटमॉस्फेयर में काम कर सकते, तो फिर तो आपकी 100% एफिशिएंसी भी हो सकती पॉसिबल थी हीट इंजन की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमने वहाँ पे भी देखा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट में। अब 11.9 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 पे आ जाए। सो कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द हीट एनर्जी? क्या आपके मैकेनिकल एनर्जी जो है कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? इफ सो गिव एन एग्जांपल। यस, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं वर्क को। क्या आप वर्क डन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं? When work is done in compressing the gas by adiabatic process, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस से गैस को तेजी से रैपिड उसकी कंप्रेशन कराते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है गैस की, विच इज इक्वल टू द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वही चीज़ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q तो जीरो होती है, आपको पता है कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस कराते हैं जिसमें कोई हीट एंटर या लीव नहीं कर सकती सिस्टम से, Q इज जीरो इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जब Q जीरो होगी तो अब आप इसमें इसको किस तरह से कर सकते हैं? सो यू कैन गेट डेल्टा U और वर्क डन एज द वर्क डन ऑन द गैस। जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो ये किस तरह से होगा? ये माइनस W हो जाएगा और यहाँ से डेल्टा U जो है वो वर्क डन के इक्वल होगा। द वर्क डन इज ऑन द गैस, शो द वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क प्लस W की बजाय आप इसको माइनस W ले सकते हैं और यहाँ से आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर आ गई है। सो दिस शोज दैट इन एडियाबैटिक प्रोसेस मैकेनिकल वर्क जो है वो बराबर हो सकता है, इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं कि वर्क डन बराबर है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से शो कर दिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है? रबिंग ऑफ हैंड्स। अगर हम अपने हाथों को रब करें तो हमारा जितना मैकेनिकल वर्क है वो रबिंग ऑफ हैंड्स को करने में जो हम काम कर रहे हैं इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, इसका मतलब है तमाम मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे। तो ये इसकी एग्जांपल आप साथ दे देंगे। अब अगले जितने क्वेश्चंस हैं, ये 12 वाला भी आपके उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। इसके साथ हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड होंगी। आई होप स्टूडेंट्स हमने जितनी बातें आज की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आती है, आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो यू कैन हिट द लाइक आइकन और आप फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए जो है वो सब्सक्रिप्शंस अगर आपने नहीं की, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी आपको मिले रेगुलरली जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूं। इंशाल्लाह अब इसके बाद हमने जितने भी पेंडिंग में हमारे और रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए उसको भी कवर करेंगे और आप इस चैनल को के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. Thanks for your subscriptions and good comments. They will always motivate me to produce more useful lectures in future. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.